हो गया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर ऑडिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो बस। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, कंटिन्यू। साउंड प्रॉपर है? साउंड प्रॉपर है ना? चेक कर लेना, साउंड प्रॉपर है ना? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा, हमारा आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 5th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। क्लियर है? 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया, गट हमने उसकी ट्रांसफर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ग्लैंडुलर वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर हम ग्लैंडुलर वाले पार्ट की बात करते हैं तो ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड एकदम ब्रेन में सेट। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमने स्टार्ट किया था गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने बेसिक समझा तो दिया पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, पर थोड़ा सा उसमें विटामिन B12 का और HCl का रोल डिस्कस करेंगे। देन अगेन हम आगे आज पेनक्रियाज और ठीक है लिवर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड तो कवर करेंगे ही, हम आज फिनिश करने वाले हैं, पर साथ साथ में पेनक्रियाज और लिवर को भी कवर करने वाले हैं। तो आज का टारगेट समझ में आ गया क्या है हमारा आज का टारगेट? ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। तो लास्ट लेक्चर में कितना हो गया था एक बार बता दूं मैं। सबसे पहले हमने बात की थी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 6 यानी 3 पेयर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी इन ओपन इन बक्कल कैविटी थ्रू डक्ट, यानी डक्ट के थ्रू ये बक्कल कैविटी में ओपन करते हैं, पर पोजीशन आउटसाइड द बक्कल या ओरल कैविटी, उसके बाहर होते हैं। 3 बातें तीनों ग्लैंड की याद रखनी है, इनकी पोजीशन, इनकी डक्ट का नेम, कितना सलाइवा रिलीज करती है। ठीक है, और एडिशनल नॉलेज के लिए अगर जानना है तो पता होना चाहिए, जैसे स्नेक के पॉइजन ग्लैंड होते हैं, पता है ना? स्नेक के पॉइजन को हम वैनम बोलते हैं, क्या ना, वैनम। ठीक है, मूवी भी आई हुई है वैनम के ऊपर। स्नेक पॉइजन को हम वैनम बोलते हैं, और जो वैनम जिस ग्लैंड से निकलता है उस ग्लैंड को हम, ठीक है, बोलते हैं किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। तो स्नेक के लिए वो क्या है? एक तरीके से सलाइवा है। ठीक है, तो स्नेक के जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं पॉइजनस ग्लैंड के अंदर। यानी ऐसे कह सकते हो कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड एक्चुअल में स्नेक के पॉइजनस ग्लैंड हैं। ठीक है, यानी पैरोटिड ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से स्नेक के पॉइजन ग्लैंड बनते हैं। ठीक है, जो उसके पॉइजन को हम क्या बोलते हैं? वेनम। क्लियर है? और अपर टीथ के अंदर वो ओपन होते हैं, तो वेनम कहां से निकलता है? अपर टीथ से निकलता है। अपर टीथ यानी फैंक, फैंक अपर टीथ को बोल रहे हैं, टीथ। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए है। ठीक है, ओनली फॉर नॉलेज। कभी कभी आपके गाल, चीक स्वेल्ड अप हो जाते हैं, स्वेल्ड अप। ठीक है, इसको मम्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है किस ग्लैंड में इन्फेक्शन होने से इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होने से हिंदी में बोलते हैं गलसुए, गालों का सूज जाना। समझ रहे हो? गलसुए, गालों का सूज जाना। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मम्स। तो मम्स इज अ इन्फेक्शन ऑफ, या कह सकते हो इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ओनली फॉर नॉलेज। यहां तक क्लियर था? बिल्कुल, यस, मम्स। तो तीनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पोजीशन, पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन बिलो चीक या बिलो ईयर, ऐसे याद रख सकते हो। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी बिलो लोअर जॉ। ठीक है, सब लिंगुअल बिलो टंग। डक्ट को स्टैंड से याद रखोगे, स्टेंशन। वाटर से याद रखोगे, वॉटर्स। और तीसरी क्या होगी? रेवेनास। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कितना पैरोटिड ग्लैंड बड़े हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड हैं, बट मैक्सिमम सलाइवा रिलीज नहीं करते, 25 से 30% सलाइवा रिलीज कर लेते हैं। जबकि सब मैंडिबुलर की बात करते हैं, मैक्सिमम सलाइवा 70% के आसपास मैक्सिमम सलाइवा रिलीज कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी? सब लिंगुअल की, मिनिमम ओनली 5% सलाइवा रिलीज करते हैं, बिलो टंग ये ओपन होते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड हो गए होंगे, मुझे लगता है एकदम ब्रेन में सेट हो गए होंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है, ब्रेन में सेट हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सुपर, याद है आपको। ठीक है, फाइनली हमने बात की थी इसके बाद भाई इनकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको 2-3 चीजें याद रखनी, आइंस ध्यान रखने, क्लोराइडाइन और बाइकार्बोनेट आयन। क्लोराइडाइन क्या काम कर रहे हैं?
सलाइवरी एमाइलेज के लिए कोफैक्टर का काम कर रहे हैं। और बाइकार्बोनेटाइन की बात करते हैं, वो क्या काम करते हैं? बाइकार्बोनेटाइन जहां पर भी होंगे बफर का काम करेंगे। किसका? बफर का काम करेंगे, जो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, 3 बताए थे मैंने। ठीक है, एक तो हमने बताया था यहां पर लाइसोजाइम जो बॉडी के सारे सिक्रेशन में होता है, थायोसाइनेट बताया था, और आईजीए एंटीबॉडी बताए थे, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अच्छा, एंजाइम में क्या याद रखना है? टाइलिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। इसके अलावा एक और बताया था लिंगुअल लाइपेज, फंक्शन नहीं है बट होता तो है, तो नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा, ये एक्सक्रीटरी। और लुब्रिकेंट के लिए म्यूकस लाइक म्यूसिन बोलते हैं, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। तो ये सब्सटेंस कहां आ गए? कंपोजिशन के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड मुझे लग रहा है आपके ब्रेन में एकदम सेट हो गए होंगे। फाइनली गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने स्टार्ट कर दिए थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने बताए थे होते क्या है भाई। स्टमक में फोल्ड्स होते हैं, म्यूकोसा में मिलने वाले फोल्ड्स, उनको गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में यही फोल्ड्स डिफरेंट टाइप के सेल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और एक फोल्ड को बाहर निकालोगे तो उसको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलोगे। आप समझ रहे हो? तो इन फोल्ड्स में होता क्या है? जो म्यूकोसा में मिलने वाले एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड्स हैं, तो आप बोलोगे इसके अंदर नेक पर, इन फोल्ड्स की नेक पर, ठीक है, म्यूकस नेक सेल होते हैं जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस करता क्या है भाई? म्यूकस का मेन काम होता है ये आपके स्टमक को एक्सकोरेशन, एक्सकोरेशन समझते हो? एक्सकोरेशन का मतलब होता है रिमूव हो जाना। म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से, यानी ये एचसीएल से म्यूकोसा को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपकी स्टमक की लेयर को, साथ साथ में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से भी प्रोटेक्ट करता है। 1 to 3 mm की लेयर होती है, ठीक है, किसकी लेयर होती है? म्यूकस की, जो एचसीएल और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा ठीक है, पैराइटल सेल का फंक्शन क्या था भाई? 2 चीजें रिलीज कर रहे थे, एक तो इंट्रांसिक फैक्टर कैस्टिल, नंबर 1, नंबर 2 हमने बताया था यहां पर आपको, ठीक है, एचसीएल जो एचाइन और क्लोराइडाइन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, HCl का फॉर्मेशन तो बाद में होता है। कैस्टिल का काम क्या था भाई? कैस्टिल एक साइंटिस्ट थे, कैस्टले, इन्होंने उसको डिस्कवर किया था। ये एक इंटरेंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12, जिसको आप बोल सकते हो एक्सटरेंसिक क्योंकि बाहर से ले रहे हो, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आप बोलोगे इंटरेंसिक फैक्टर कैस्टिल। क्लियर है? हो गया होगा, ठीक है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है? इंटरेंसिक फैक्टर कैस्टिल पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अगर कैस्टिल नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, आज डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या बचे? चीफ सेल। चीफ को चीफ क्यों बोलते हैं भाई? मैक्सिमम नंबर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल, क्योंकि ये रिलीज करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, सो इट इज कॉल्ड पैप्टिक सेल। पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म टर्म आ गया मतलब जाइमोजन, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कभी भी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होते। अगर एक्टिव फॉर्म में रिलीज होने चालू हो जाएंगे तो उस पार्ट को ही डाइजेस्ट कर देंगे। प्रोटीन से मिलके तो बने सारे पार्ट, ठीक है, इसलिए ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करता है उन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम जाइमोजन बोलते हैं, जाइमोजन इन्हीं से निकलते हैं। देखो बेस पर मैंने बताए थे आपको जी सेल, जो एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, उसको रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और गैस्ट्रिन हार्मोन की अगर बात की जाए तो ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, समझे? ओके, नो डाउट, एवरीथिंग, सब कुछ ब्रेन में सेट हो चुका है, ठीक है। जी सेल बिल्कुल गैस्ट्रिन हार्मोन, हार्मोन कभी भी गैस्ट्रिक जूस में रिलीज नहीं होते, हार्मोन ब्लड में रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवलिंग होती है उनकी, बता चुके हैं आपको ये। बहुत बढ़िया, सुपर, आगे बढ़ते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा चल रहा था। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में आगे हमें रोल ऑफ विटामिन B12 समझाना है, क्योंकि विटामिन B12 और HCl के रोल पर मान के चलो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान के चलो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चालू करें, चलो करते हैं चालू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ विटामिन B12। रोल ऑफ विटामिन B12। B12 क्या करता है?
बताएं आपको B12 क्या करता है। देखो B12 की अगर बात की जाए तो B12 आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं इसका रोल क्या है विटामिन B12 का। आप क्यों खाते हो विटामिन B12? B12, विटामिन B12, it is responsible for maturation of आरबीसी। ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? विटामिन B12। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, नंबर वन। ठीक है, कैसे मैच्योर करता है आरबीसी को देखो। ये हीमोग्लोबिन हो गया। देखो इसमें न्यूक्लियस होता है, ये मैच्योर आरबीसी है, ये मैच्योर आरबीसी है। इसको चाहिए क्या? विटामिन B12। अगर विटामिन B12 हो गया तो क्या हो जाएगा? मैच्योरेशन। तो ये इमेच्योर आरबीसी हो गई। ये मैच्योर आरबीसी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेच्योर आरबीसी का साइज कैसा है कंपेरेटिव मैच्योर आरबीसी? लार्ज है। और मैं पूछूं मैच्योर और मैच्योर आरबीसी का साइज कैसा है? इसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। आप बोलोगे इसका साइज कंपेरेटिव स्मॉल है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर इमेच्योर आरबीसी से मैच्योर आरबीसी बन रही है। विटामिन B12 इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन। अंदर हीमोग्लोबिन है, साइज लार्ज से साइज स्मॉल हो रहा है। यानी अच्छा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा कौन? कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर। तो कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है। विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है तो आरबीसी का मैच्योरेशन हो रहा है। मान लो कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, या मान लो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मान लो, ठीक है, या कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप विटामिन B12 खा तो रहे हो पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज हो रहा, कोई भी चीज। यानी फाइनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? क्या आरबीसी का मैच्योरेशन हो जाएगा? यस या नो? नो मैच्योरेशन, ठीक है, राइट। अरे बेटा सही तो लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा देखो, तुम्हारे पास तो कैमरा है, थोड़ा उसको लिख लेना कि कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलता भी जा रहा हूं क्योंकि पूरा फ्लो डायग्राम इसी पर आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, कंटिन्यू इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, अब समझना। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12, अगर विटामिन B12 नहीं होगी तो क्या होगा? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 या कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो, विटामिन
B12 या कैस्टिल इंटरेंसिक फैक्टर, कुछ भी, तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 क्या होगा? लैक ऑफ मैच्योरेशन। लैक ऑफ मैच्योरेशन। और अगर मैच्योरेशन नहीं होगा, लैक ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इमैच्योर आरबीसी, ठीक है, ठीक है। जो इमैच्योर आरबीसी ब्लड में होंगे उनको मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इमैच्योर लार्ज साइज के आरबीसी को तो ब्लड में मिलने वाले मैक्रोफेज आइडेंटिफाई करना ही नहीं जानते। वो तो ये जानते हैं यार आरबीसी बाइकॉनकेव होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, पर जब बड़े बड़े दैत्याकार आरबीसी उनके सामने आएंगे कहेंगे भाई ये अपनी नहीं है, ये तो पराई है, मार दो तुरंत, अटैक, किल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? आरबीसी का नंबर कम होना चालू हो जाएगा। जब आरबीसी का नंबर कम होना चालू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एनीमिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो लैक ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, इसके इस वजह से क्या होगा? इमैच्योर लार्ज साइज आरबीसी destroyed by macrophage। इससे क्या होगा? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। भैया नंबर ऑफ आरबीसी कम होना चालू हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ आरबीसी कम होने को एनीमिया। अच्छा, ये एनीमिया क्यों हो रहा है? कारण क्या है इस एनीमिया होने का? क्योंकि आरबीसी का साइज दैत्याकार है, बड़े बड़े दैत्य जैसे आरबीसी है जो मैक्रोफेज के सामने आ रहे हैं। तो मैक्रोफेज बड़े बड़े दैत्य जैसे आरबीसी को देखेगा, उठा करके मार देगा। क्योंकि ऐसे आरबीसी हमारे ब्लड में नॉर्मली मिलते ही नहीं है, तो ये मारे जाएंगे। तो आरबीसी के जो डेथ का, डिस्ट्रॉय होने का जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है? अरे यहां पर आ जाओ भाई, ठीक है। मेन कारण क्या है? आप बोलोगे उनका मैक्रो साइज, उनका मैक्रो साइज। तो मैक्रो साइज की वजह से मारे जा रहे हैं, इसलिए इस एनीमिया को हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्या बोलेंगे इसको? मैक्रोसिटिक एनीमिया। भाई हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, एक नाम और होता है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्नीसियस एनीमिया। एनीमिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्नीसियस एनीमिया। तो एक बात समझ में आई ना? विटामिन B12 समझ में आई तो बताओ फटाफट, ठीक है। समझ में आई तो बताओ, ठीक है। अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो क्या आरबीसी का मैच्योरेशन होगा? नो। जब आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा तो भाई इमेच्योर आरबीसी ब्लड में फ्लो करेंगे। तो इमेच्योर आरबीसी का साइज कैसा है? बड़ा, दैत्याकार। तो ऐसे बड़े साइज के आरबीसी को क्या मैक्रोफेज छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बड़े साइज के आरबीसी को मैक्रोफेज पकड़ पकड़ के किल करेंगे। नंबर कम होना चालू हो जाएगा। नंबर कम होने का मतलब है एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया का मेन कारण क्या है? उनका मैक्रो साइज। इसलिए इस एनीमिया को हम बोलेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? मैक्रोसिटिक एनीमिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्नीसियस एनीमिया। आई बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो विटामिन B12 का रोल क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। कैसे मैच्योरेशन हो रहा है? इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है, मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। मैच्योरेशन किसकी हेल्प से? विटामिन B12। मान लो विटामिन B12 नहीं है,
तो लैक ऑफ मैच्योरेशन, इमेच्योर, लार्ज साइज आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेज, नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगा, इसको एनीमिया बोलेंगे। कौन सा एनीमिया? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि इनके नंबर कम होने का मेन कारण उनका मैक्रो साइज है। समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। ये नीट में लगभग उठा के देखो, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन एक का साल छोड़ करके लगभग आ रहा है, ठीक है। 10 सालों में मान के चलो 6 से 7 बार आया हुआ है इस कंसेप्ट के ऊपर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं गैस्ट्रिक ग्लैंड में एचसीएल का रोल क्या है, रोल ऑफ एचसीएल क्या है, एचसीएल क्या करता है, समझ रहे हो? नीट में ही उठा के देख लो, ज्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है। 10 साल बैक, लेटेस्ट 2-3 साल पहले के देख लो, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको कि किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ठीक है। इतने समझदार होने चाहिए बच्चे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने भी हैं, और मैं भी लगवाऊंगा आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नहीं छोड़ने वाला, कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। आगे आ जाओ। रोल ऑफ एचसीएल, भाई एचसीएल क्या काम करता है? बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। एचसीएल का रोल क्या है? एक तो एचसीएल स्टमक की एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। भाई एसिडिक पीएच जो स्टमक की 1.8 पीएच होती है ना, किसकी वजह से मेंटेन होती है? भाई आप बोलोगे एचसीएल की वजह से मेंटेन होती है। सॉरी, अगर एचसीएल नहीं होगा तो एसिडिक पीएच मेंटेन हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। एक मिनट, अगर एचसीएल नहीं होगा तो क्या पीएच मेंटेन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी एचसीएल का पीएच को मेंटेन करने का मतलब मेन रोल है, ठीक है। तो एचसीएल का पहला रोल क्या हो गया? मेंटेन एसिडिक पीएच, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.8 के आसपास होगी ऑफ स्टमक। चलो इसके अलावा और क्या रोल है एचसीएल का? ठीक है भाई, HCl है तो आप कुछ भी खा लो, बाहर का कुछ भी खा लो, वो HCl के कुंड में जाएगा और सब खत्म। आप समझ रहे हो? तो HCl किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन जो आपकी डाइट में हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पैथोजन को किल करने में HCl का बेहतरीन रोल होता है। अच्छा HCl और क्या काम करता है? भाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं ना, किस फॉर्म में निकलते हैं स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? जाइमोजन की फॉर्म में। तो उन जाइमोजन को एक्टिव करने में किसका रोल होता है? HCl का। अगर HCl नहीं होगा तो जाइमोजन का एक्टिवेशन होगा? नहीं होगा। यानी HCl जाइमोजन को एक्टिव भी करता है, तभी प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाएगी, ठीक है। तो अगला रोल क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलते हैं इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को? जाइमोजन। जाइमोजन, ठीक है भाई। जाइमोजन को भी एक्टिव करने में HCl का रोल है। अच्छा अगला रोल क्या है भाई HCl का? बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ये HCl होता है, HCl कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करता है? एक्चुअल में आप जो आयरन खाते हो वो Fe3 पॉजिटिव खाते हो। Fe3 पॉजिटिव, फेरिक, रिक मतलब रिच, रिच मतलब ज्यादा। अगर 3 पॉजिटिव है और बगल में 2 पॉजिटिव बैठा है तो रिक कौन हुआ? 3 पॉजिटिव। रस कौन हुआ? 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो फेरिक फेरस, कंफ्यूजन नहीं होना है। फेरिक 3 पॉजिटिव, फेरस 2 पॉजिटिव। तो हम जो खाते हैं आयरन वो रिक खाते हैं, और बॉडी को हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो चाहिए वो रस चाहिए। तो यही HCl रिक को रस में कन्वर्ट करता है, तब वो रस हीमोग्लोबिन के बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो समझने की कोशिश करना, ठीक है।
ये Fe3 पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है Fe2 पॉजिटिव के अंदर। तो Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव। और Fe2 पॉजिटिव का रोल क्या है, ये क्या काम करता है Fe2 पॉजिटिव? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के बनाने में Fe2 पॉजिटिव का रोल है। अगर हीमोग्लोबिन को बनाना है तो ये आयरन चाहिए, और ये आयरन चाहिए तो स्टमक में HCl होना जरूरी है। और HCl अगर नहीं हुआ तो क्या Fe2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी Fe3 का Fe2 में कन्वर्जन तब होगा जब HCl होगा, और HCl नहीं है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी तो एक डब्बा है, बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो पिचक जाएगी। पिचकी हुई आरबीसी साइज कैसा हो जाएगा? छोटा साइज हो जाएगा। और स्मॉल साइज की आरबीसी को मैक्रोफेज आइडेंटिफाई करना नहीं जानते, तो इस बार मैक्रोफेज फिर से उसको मारेंगे, बट इस बार उसके नंबर कम होने का जो मेन कारण है वो कुछ और है, उसका स्मॉल साइज। इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या बोलते हैं? मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो अब समझना, एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, एक कंडीशन आ रही है, कंडीशन आ जाएगी इतने में मुझे लग रहा है, कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन लिख रहे हैं हम, इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। समझते हो? एक्लोरहाइड्रिया, ए मतलब क्या होता है? ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट। क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है क्लोरहाइड्रिया, क्लोरहाइड्रिया क्यों बोलते हैं? क्लोरहाइड्रिया HCl, एब्सेंस ऑफ HCl। एक्लोरहाइड्रिया मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ HCl, एक्लोरहाइड्रिया एब्सेंस ऑफ HCl। absence of HCl, एक्लोरहाइड्रिया, इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया यानी एब्सेंस ऑफ HCl। समझ में आ गया होगा? HCl की एब्सेंस को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। जो लोग एंटा एसिड बहुत ज्यादा खाते हैं, और एंटा एसिड में भी वो वाला एंटा एसिड जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, तो HCl निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन यानी HI निकलने बंद हो जाएंगे, HI नहीं निकलेंगे तो HCl नहीं बनेगा, तो ऐसे लोगों को एक्लोरहाइड्रिया हो जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ HCl, एक्लोरहाइड्रिया। समझे? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया एब्सेंस ऑफ HCl, जब HCl की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? HCl नहीं होगा तो क्या Fe3 Fe2 में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ही हम बोलते हैं परनीस माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो अब दो टाइप के एनीमिया बता दिए मैंने आपको, एक माइक्रोसिटिक एनीमिया और एक मैक्रोसिटिक एनीमिया। समझ में आ गया होगा कि HCl का रोल क्या है? एक तो भाई स्टमक की जो पीएच होती है एसिडिक, उसको मेंटेन करता है।
मोस्ट ऑफ द पैथोजन को किल करने का भी काम करता है। ये एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जाइमोजन को एक्टिव भी करता है। ये Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट भी करता है। अगर एक्लोरहाइड्रिया किसी को हो गया, एब्सेंस ऑफ HCl, तो क्या Fe3 Fe2 में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। जब Fe3 Fe2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी तो मैच्योर हो रही है पर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तो छोटे साइज की पिच की हुई, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, फिर छोटी छोटी आरबीसी ब्लड में ट्रेवल करेंगे और स्प्लीन से जब गुजरेंगे, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह है, क्योंकि वहां जल्लाद बैठे हुए हैं। कौन जल्लाद? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कहेंगे भाई ये पिद्दी सी आरबीसी कहां से आ गई भाई हमारे अंदर, मार दो इसको, ये अपनी नहीं हो सकती, उठा के मार दिया जाता है। धीरे 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 आरबीसी का नंबर कम होना चालू हो जाता है, इसी को बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। आई बेटा, ओके, छोटी छोटी, हाँ बेटा, छोटी छोटी आरबीसी मार दी जाती हैं। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? यस या नो? मस्त, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लगा दो आग, लगा दो आग। गैस्ट्रिक ग्लैंड फिनिश हमारी, एकदम कंसेप्चुअल गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके ब्रेन में सेट कर दी है। बस आपको गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन याद रखना है, बस इसके बाद बिल्कुल ही फिनिश कर देते हैं। अगर आपसे पूछे एक दिन में कितना गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है, भाई सलाइवा अगर 1.5 लीटर तक हो जाती है तो गैस्ट्रिक जूस कम नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सुपर, यही आग चाहिए, यही आग, यही आग चाहिए, बस यही आग मुझे दे दे ठाकुर, एनर्जी एनर्जी। ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं। कल शाम को भयंकर, समझ रहे हो ना, फीवर, तबीयत गड़बड़, फिर भी आपकी ये आग, समझ रहे हो ना, फिर से आज एक्टिवेट करके आई है। ठीक है, और अंदर से पूरी एनर्जी के साथ आज हम फिर से इस टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। लगभग ग्लैंड फिनिश कर देंगे, इंटेस्टाइनल को छोड़ देंगे, बस इंटेस्टाइनल छोटा सा ही पार्ट है, पर इसके अलावा हम लीवर तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, भाई एक दिन में कितना गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है? भाई थोड़ा बहुत नहीं है, 2 से 3 लीटर। अगर सलाइवा 1 से 1.5 लीटर निकल रही है तो गैस्ट्रिक जूस 2 से 3 लीटर निकल रहा है, बहुत होता है भाई। ठीक है, पीएच कितनी होती है? सलाइवरी जूस की पीएच 1.8, तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच याद रखना, सलाइवा की 6.8, तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होगी? 1.8, ऐसे याद रखो। इंटेस्टाइनल में जो भी जूस निकलेंगे सबकी पीएच 7.8, 6.8, 1.8, 7.8, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी आप याद रखो 1.8 के आसपास, इसके बीच की वैल्यू याद रख लो 1.8, याद रहेगा आपको आसानी से। ठीक है, अगर मैं गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एडल्ट में पूछता हूं, एडल्ट में, या आपसे इन्फेंट में भी पूछ सकते हैं। इन्फेंट, इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, 1 साल तक का बच्चा जो है उसको इन्फेंट बोलते हैं, नॉर्मल एडल्ट। तो कंपोजिशन, पहले एडल्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस की। जैसे यहां पर HCl होता है, यहां म्यूकस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, यहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, देखो ओजन लगा हुआ है, ओजन, ओजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है, ओजन क्या है? इनएक्टिव, इनएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ओजन मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, जिसको हम जाइमोजन बोलते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इन्फेंट में क्या क्या होता है, तो इन्फेंट में क्या बताने वाले हो? HCl यहां पर भी होता है, म्यूकस यहां पर भी होता है। ठीक है, पेप्सिनोजन यहां पर भी होता है, पर यहां पर एक एडिशनल चीज होती है प्रोरेनिन,
जो एडल्ट में नहीं होती, प्रो रेनिन फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट। इन्फेंट में मिल्क के डाइजेशन के लिए एक एक्स्ट्रा जाइमोजन होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोरेनिन। क्योंकि आगे प्रो लगा दो पीछे ओजन, ये इनएक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, जाइमोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एडिशनल चीज है, गैस्ट्रिक लाइपेज इसके अंदर भी मिलेगा। ये हो गया गैस्ट्रिक जूस का एंड, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड का एंड। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर प्रोरेनिन इन्फेंट के पास होता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारे अंदर फिर कौन होता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करेगा? अब समझो मेरी बात। देखो, जो इन्फेंट होते हैं 1 साल तक के बच्चे, वो सब्जी रोटी या कुछ और नहीं खा सकते, वो सिर्फ मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। तो नेचर ने कहा अच्छा मिल्क पर डिपेंड रहते हैं, तो इनको एक एडिशनल सब्सटेंस प्रोवाइड कराया, प्रोरेनिन, जो प्रॉपर तरीके से मिल्क की कर्डलिंग करता है, दूध का दही में परिवर्तन कुछ तरीके से, मतलब उसको गाढ़ा कर देता है, उनको समझ रहे हो ना, बिल्कुल दही जैसा बना देता है ये प्रोरेनिन, जिससे उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। डाइजेशन तो पेप्सिन से ही होगा, पर कर्डलिंग में हेल्प करता है प्रोरेनिन। पर हमारे अंदर वो वाली कर्डलिंग नहीं हो पाती। हमारे अंदर कौन सी कर्डलिंग होती है? सिंपल HCl की प्रेजेंस में दूध फट जाता है, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। तो हम प्रॉपर मिल्क का डाइजेशन नहीं कर पाते, जितना बेहतर डाइजेशन एक इन्फेंट कर लेता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि हम मिल्क पर डिपेंड नहीं है, हम बहुत सारी चीजें इंटेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, पर इन्फेंट ओनली मिल्क पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा इन्फेंट हो या जो बछड़ा होता है गाय भैंस का, काफ, वो हो, वो भी टोटली उसी पर डिपेंड रहता है। तो समझ में आ गया होगा, वहां पर रेनिन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद एडल्ट में रेनिन नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। और रेनिन की जो फॉर्म जिसमें निकलता है उसको प्रोरेनिन बोलते हैं, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलते। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट? यस या नो? आपके दिमाग में आने वाला हर क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में आ जाता है, टेंशन मत करो, ठीक है। मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो, तो पहले ही मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप अब क्या पूछने वाले थे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन पूछेगा तो आपको एडल्ट वाला ढूंढना है, स्पेशली इन्फेंट लिख करके देगा तो आपको उसमें प्रोरेनिन को भी ढूंढना है। समझ में आ गया? ओके, नो डाउट, हम डाउट आने नहीं देंगे, टेंशन मत करो। हमें पता है कि हमारे बच्चे मतलब डाउट के लिए परेशान रहते हैं, पर फिर भी हमने नीट सारथी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो हमारे बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। नीट सारथी में बहुत सारे फैकल्टीज स्पेशली डेडिकेटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए। डेडिकेशन का मतलब है वो टोटली इसी काम के लिए हैं। वो आप रात में भी उनसे क्वेश्चन करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे, तो वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन भी देंगे, आपके कंसेप्ट भी आपके मतलब बेहतर बनाएंगे। तो मतलब आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं नीट सारथी के जितने भी हमने अपॉइंट किए हैं टीचर्स, तो वो सारे टीचर्स मिल करके आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। पर हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको डाउट आने ही ना दें, आप समझ रहे हो, क्योंकि टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी डाउट लेस स्टडी कराएं आपको, पहली प्रायोरिटी बिल्कुल डाउटलेस, ठीक है, डाउटलेस BMS, समझ गए ना। फिर भी अगर किसी बच्चे का, भाई हर किसी की ट्रेनिंग टीचर के संग सेट नहीं होती, हर टीचर के पढ़ाने के तरीके, कंटेंट जरूर लोग एक जैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरा कंटेंट लोग और भी टीचर्स यूज कर लेते हैं, पर एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं सबका एक जैसा हो, और यह भी जरूरी नहीं मुझसे हर बच्चा सेटिस्फाइड भी हो, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हर टीचर का ऑरा अलग होता है, उसके ऑरा से जब बच्चे का ऑरा मैच करता है तब बच्चे को समझ में आता है, ठीक है।
आप समझने वाली बात। तो कई बच्चों को बहुत हायर टीचर से समझ में नहीं आता, पर डाउट टीचर से वो चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि भाई किस किस का हो रहा है, कैसे कैसे सेट हो रहा है। तो सिस्टम की बस एक ही प्रायोरिटी है कि बच्चे के समझ में आना चाहिए, ठीक है। और हमारी पहली प्रायोरिटी है डाउटलेस बीएमएस होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। हम आपको सारथी प्रोग्राम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड फैकल्टी जो ओनली डाउट के लिए है वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, ठीक है। डाउट के अलावा और भी हेल्प करेगी। भाई बच्चा परेशान है, सर बड़ा दुखी हूं सर, ठीक है, ऑनलाइन से ये दिक्कत आ रही है सर, डिस्ट्रक्शन हो रहा है सर, क्या करूं। तो वो फैकल्टी आपकी इसमें भी हेल्प करेगी। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा सर, क्या करूं। भाई आपका टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी। सर टाइम टेबल बनता नहीं है मुझसे, सर कुछ बताओ। तो नो डाउट नीट सारथी की टीम आपका टाइम टेबल भी बना के देगी। मतलब आपका बिल्कुल सारथी वाला काम करेगी, समझ रहे हो ना। सारथी की तरह आपके संग संग एक एक स्टेप पर चलेगी। तो इस नीट सारथी प्रोग्राम का मैं खुद चाहूंगा मैक्सिमम बच्चे यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि डेडिकेटेड फैकल्टी है जो स्पेशली इसीलिए अपॉइंट किए, ठीक है, कि आपके डाउट ना, समझ रहे हो ना, रह जाएं। तो पहली प्रायोरिटी हमारी, हम डाउट जनरेट ही ना होने दें, और फिर भी अगर रह जाते हैं तो हमारी सारथी आपके साथ हर समय अवेलेबल है। ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ये वाली बात तो एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं पेनक्रियास। याद हो, इतना तो आपको पता होगा कि पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एक्सो और एंडो को मिलाकर के हम बोलते हैं हेट्रो। जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन। दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। तो एक तो एनसीईआरटी में इसकी पोजीशन दे रखी है। पेनक्रियास की पोजीशन क्या है, पेनक्रियास हमारी जो ड्यूडेनम होती है उसके दो लिम्स होते हैं, ड्यूडेनम के लिम्स, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं इस चीज को तो समझ में शायद अच्छे से आ जाए। ये मानो ड्यूडेनम है, सी शेप ड्यूडेनम। सी शेप ड्यूडेनम के दो लिम्स हैं, ये सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स हैं, लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। जो सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स हैं बेटा, इनके बीच में ये होता है पेनक्रियास। समझ में आया, सी शेप ड्यूडेनम। तो पेनक्रियास की पोजीशन क्या है, पेनक्रियास प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ, ये दो लिम्स हैं, लिम्स नंबर 1 लिम्स नंबर 2, ठीक है, लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। इट इज अ हेट्रोक्राइन इन नेचर। हेट्रोक्राइन का मतलब है एक्सो और एंडो दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, हेट्रो। आई बेटा, तो कैसी है ये, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रो का मतलब है ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्सो बाहर, एंडो अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करता हूं, इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करता हूं, तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करता है, तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करता है। एक्सोक्राइन पार्ट, अच्छा एक्सोक्राइन पार्ट की यूनिट क्या होगी, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, यूनिट। तो इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट की यूनिट ऐसे नहीं है, जो क्या रिलीज करती है, पैनकेटिक जूस। टोटल सिक्रेशन का कितना परसेंट होता है, 99% ऑफ टोटल सिक्रेशन। टोटल सिक्रेशन का 99%। अच्छा, एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं, तो एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यूनिट नहीं बोलेंगे इसको।
अच्छा, क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है हार्मोन। टोटल सिक्रेशन का कितना परसेंट? 1% ऑफ टोटल सिक्रेशन। टोटल सिक्रेशन का ओनली 1%, 1% ऑफ टोटल सिक्रेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसका और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एंडो को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जबकि एक्सो छोटी छोटी यूनिटों के मिलने से बनता है, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। ये पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है जो टोटल सिक्रेशन का 99% है। ये हार्मोन रिलीज करता है जो टोटल सिक्रेशन का ओनली 1% है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेनक्रियाज में कोई एक डक्ट नहीं होती, पेनक्रियाज में दो टाइप की डक्ट होती हैं, ये समझना होगा आपको। इसलिए ये डायग्राम नोटबुक पर ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? मन करे तो कर लेना, पर एनसीईआरटी वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। एनसीईआरटी से हमारा मेन कंसेप्ट है। यहां समझाना चाह रहे हैं हम आपको। देखो यहां दो टाइप की डक्ट हैं, एक डक्ट की ओपनिंग ये है और एक डक्ट की ओपनिंग ये है, ठीक है? ये डक्ट यहां से, ये यहां से जा रही है, ये डक्ट अलग है, ये मान लो ये डक्ट अलग है। इस तरीके से डायग्राम दिखा रखा है, यानी पेनक्रियास। अच्छा, एक चीज और दिखा रखी है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, आपको विजुलाइज होगी। ये यहां से ये डक्ट आई और इस डक्ट में मिल गई यहां पर, फिर यहां पे एक कॉमन डक्ट बन जाएगी, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से डायग्राम समझ में आ रखा होगा आपको, ठीक है? ये अंदर का कट करके हमने दिखाने की कोशिश की है। जब अंदर देखोगे तो अंदर आपको ये ऐसे नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है? मैं दिखा देता हूं आपको। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ठीक है? आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस दिख रहे हैं आपको अंदर, ठीक है? तो इसी को जहां डक्ट वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस को हम अलग एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक तो होती है ये, एक डक्ट ये होती है, इसके आसपास सेल्स जो होंगे वो अलग होंगे, अलग टाइप के सेल्स होंगे। जो अपने सीक्रेशन को उस डक्ट में डालेंगे, ठीक है? बाद बाकी के सेल्स अलग हैं, ठीक है? हाँ, अब समझाता हूं मैं। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। बच्चे कहेंगे सर इस डक्ट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इस डक्ट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। जब एनसीईआरटी में आप प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ एनसीईआरटी बोलती है कि पेनक्रियास दो चीजें रिलीज करता है, एक एल्कलाइन सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड और एक पेनक्रियाटिक जूस। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एल्कलाइन फ्लूइड कहां से निकलता है, ठीक है? क्योंकि आपने तो एक ही डक्ट पढ़ाई थी, ठीक है? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, तो वो तो पेनक्रियाटिक जूस निकालेगी, पर ये एल्कलाइन फ्लूइड कहां से आ रहा है? अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी में हम जाएंगे तो हम वाकई में कभी समझ ही नहीं सकते उस कंसेप्ट को जो एनसीईआरटी बताना चाहती है, पर हिडन है। उसी हिडन चीज को हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और एक है डक्ट ऑफ विरसंग। इट इज अ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट।
मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, ठीक है, जो अच्छा यहां दिखा दिया है इसको, कोई नहीं, इसको यहां दिखाते हैं। ये तो ओपनिंग है इस डक्ट की, इस डक्ट के एक्चुअल में ये यहां दिखाओगे, ये ऐसे, ये हो गई, ठीक है, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विरसंग। और ये कॉमन डक्ट होती है, इसको तो बोलते हैं हम हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। अब क्वेश्चन आएगा, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट को बनाने के लिए कौन सी डक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है भाई, ये हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, एक तो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट के मिलने से बनती है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी तो इतना समझो कि एक तो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट होती है, डक्ट ऑफ विरसंग, और एक सपोर्टिंग एक अलग से होती है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है ये अलग से बनी हुई है, इसकी सेल्स भी अलग होती हैं। ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है, रिलीज NaHCO3 containing alkaline watery fluid। एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड जो ड्यूडेनम की पीएच को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, क्योंकि यहां से HCl आएगा भाई, जैसे ऊपर से HCl आएगा, उस HCl को न्यूट्रल करने के लिए इस एल्कलाइन फ्लूइड का पेनक्रियास से निकलना जरूरी है। तो HCl को न्यूट्रल करने के लिए ड्यूडेनम के अंदर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एल्कलाइन फ्लूइड को ड्यूडेनम में रिलीज करती है। जबकि अगर मैं मेन पेनक्रिएटिक डक्ट की बात करता हूं, डक्ट ऑफ विरसंग इज द मेन पेनक्रिएटिक डक्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये भी लिख देता हूं मैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is also from hepatopancreatic duct। ये सब कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरी नहीं है, ये सब कंसेप्ट है जो ब्रेन में जनरेट होते हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट इज अ कंसेप्ट, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, टोटली कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो ब्रेन में जो पूछे जाते हैं वो मैं थ्योरी की फॉर्म में लिख रहा हूं, जिससे कि एकदम कंसेप्ट आपके ब्रेन में झकास तरीके से जनरेट हो जाए। अच्छा, क्या रिलीज करती है ये डक्ट ऑफ विरसंग, ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है, रिलीज पेनक्रिएटिक जूस। तो पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करने के लिए डक्ट ऑफ विरसंग रिस्पॉन्सिबल होती है, और एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करने के लिए डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इसमें से हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट यानी लिवर और पेनक्रियास की डक्ट के मिलने से कॉमन डक्ट बनती है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। तो उसको बनाने में डक्ट ऑफ विरसंग पार्टिसिपेट करेगी या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, आप बोलोगे डक्ट ऑफ विरसंग, ठीक है। ये डायग्राम कुछ भी नहीं है, एक सिंपल पेनक्रियास का डायग्राम है, ये तो एक एनिमेशन थोड़ा समझाने के लिए आपको बनाया है। एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है वो अलग है, ठीक है। तो ये डक्ट वाला पोर्शन मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया है। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम आ जाएगा, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि ऊपर तो है लिवर, यहां पर कौन है, लिवर, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं लिवर के। ये कौन है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट और लिवर की डक्ट के मिलने से क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। आगे डायग्राम बना के भी समझाऊंगा उसको, तो पूरा डायग्राम बनाऊंगा अभी आगे में, ठीक है, समझ रहे हो। और बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट के मिलने से क्या बनती है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट के मिलने से बनती है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। और यहां सिंगल पेनक्रिएटिक डक्ट सिंगल दिखा रखी है इन्होंने,
क्योंकि एनसीईआरटी में डक्ट ऑफ विल्सन की बात की है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी की बात, समझ रहे हो, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी की बात नहीं की। पर एनसीईआरटी की जब थ्योरी पढ़ोगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वहां इसका जिक्र हुआ है, तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता है, एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं समझ पाता। समझ में आ गया होगा। जूम करने का ऑप्शन आपके पास है, टेंशन मत लो, सब कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथों में, आपकी डिवाइस में। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोई जूम करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी खोल के बैठा करो मेरे लेक्चर में। एनसीईआरटी और एक नोटबुक सबके पास होनी चाहिए, समझ गए ना। और एक एक चीज देखते हुए कि क्या क्या कवर हो रहा है। तो एनसीईआरटी तो मैं फिर भी कराऊंगा, एनसीईआरटी तो करा ही रहा हूं मैं, थ्योरी करा रहा हूं, एनसीईआरटी करा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चंस करा रहा हूं, और होमवर्क के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका डिस्कशन भी कराएंगे हम, ठीक है। चलो वापस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सोक्राइन वाला पार्ट हमारा समझ में आया नहीं आया। एंडोक्राइन को भी अलग करते हैं, एंडोक्राइन को खिसकाते हैं नीचे। तो लिवर का ये एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं एनसीईआरटी आगे क्या बताती है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। अगर मैं पैनक्रियाटिक जूस की बात करता हूं तो कितना एक दिन में रिलीज होता है, 1.2 लीटर पर डे, पीएच 7.8। अब ड्यूडेनम के अंदर जो भी जूस रिलीज होगा सबकी पीएच कितनी होगी, 7.8। स्टमक में जो भी जूस रिलीज होगा 1.8। माउथ ओरल कैविटी में जो भी जूस रिलीज होगा 6.8, 1.8 और नीचे इंटेस्टाइन में 7.8। तो इजी रहेगा याद करना। पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ये आता है क्वेश्चन, एक लौता जूस है जिसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। वो कौन सा जूस है, पैनक्रियाटिक जूस। क्यों बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि हमारे फूड में, समझ रहे हो, हमारी डाइट में से 4 टाइप के फूड हो सकते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। और इन चारों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहां पर होते हैं। यहां पर प्रोटीन, भाई इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये क्वेश्चन आता है, क्यों बोलते हैं इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि यहां पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं। चारों ही टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम इस पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। सो इट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो ये बस देखो, पैनक्रियास के अंदर तो ज्यादा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं दिया ज्यादा, बस आपको एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में दिक्कत करेगा वो, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में वो एल्कलाइन फ्लूइड भी पैनक्रियास से रिलीज करवाएगा और पैनक्रियाटिक जूस भी करवाएगा। तो ये पता होना चाहिए, एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करने के लिए डक्ट अलग होती है, और पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने के लिए डक्ट अलग होती है। एक होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, एक तो होती है डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड रिलीज करती है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं सेपरेटली, और डक्ट के आसपास के सेल्स उसको रिलीज करते हैं डक्ट में। जबकि डक्ट ऑफ विल्सन की बात करते हैं, वो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जो एसएनई से जुड़ी होती है, जो पैनक्रियाटिक जूस उस डक्ट में ट्रांसफर करते हैं, और वही डक्ट आगे जाकर के हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है लिवर की डक्ट के साथ मिलकर के। तो ये डक्टा सिस्टम, बिल्कुल अभी हार्मोन में हम पढ़ेंगे, सिक्रेटिन सीसी के पढ़ाने वाले हैं आगे, तभी तो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको एक एडिशनल बताया है, ये 2 डक्ट वाला कंसेप्ट जो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ऑनलाइन में तो कोई बताने वाला है नहीं भाई, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग कॉपी करके बता देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, कोशिश करते हैं, वो देखते हैं लेक्चर में अगर हो रहा है तो हम भी बताने की कोशिश करते हैं। बट ऑनलाइन में आज तक बैक में पता करोगे तो लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि सब हर कोई वो एनसीईआरटी की लाइन उठा लेता है, तभी एनसीईआरटी बच्चा कंसेप्ट से वीक रहता है। उसको लगता है मैं एनसीईआरटी 20 बार पढ़ चुका, पर कंसेप्ट जनरेट नहीं होते, कहीं ना कहीं वीकनेस होती है, क्योंकि एनसीईआरटी किस तरीके से समझाना चाह रही है वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में एक्सप्लेन करूंगा ये वाली बात, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो हमने एक बात क्लियर कर ली, पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट हमारा क्लियर है, जो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। इसकी सेल जो पैनक्रियास की यूनिट भी है एसएनई, ठीक है। बस डक्ट ध्यान रखना है, डक्ट ऑफ विल्सन, बस इतनी सी बात है। जबकि एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं, उसको हम आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्विपिका है। मानो पैनक्रियाज एक सागर है जिसमें आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, आप समझ रहे हो, यानी एक तरीके से समझो द्वीप के टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो कई बच्चों ने कहा सर डायग्राम आप हाथ से, मैं तो हाथ से ही बना रहा था, सब जगह हाथ से ही बनाता हूं पैनक्रियास वाला डायग्राम, पर थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज हो पाए। आप ये ना समझो सर ने अपनी तरफ से डक्ट बना दी, 2 डक्ट अपनी तरफ से बना दी, इसलिए मैंने
बिल्कुल एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक का डायग्राम लिया समझाने के लिए, जिससे कि आपके समझ में आ पाए वाकई में दो डक्ट होती हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और डक्ट ऑफ विल्सन। वो डायग्राम आपको ड्रॉ तो करना नहीं है, ड्रॉ तो आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही करना है, ठीक है, नोटबुक पर। समझ में? उस एनसीईआरटी डायग्राम में आप चाहो तो एक डक्ट और दिखा देना, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके, समझ में आया नहीं आया? अब आपके कमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी कहना है तो बोल दो, बुरा बोलना है मेरे बारे में तो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सुन लेता हूं मैं। पर फिर भी कंटेंट मेरा अच्छा ही रहेगा, टेंशन मत करना, ठीक है, जो जैसा बोले। नो बीएमएस, ठीक है, एकदम बढ़िया। सर बना दो प्लीज, टाइम वेस्ट करवाओगे और कुछ भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम के अंदर ज्यादा कवर कर लें, आप चाहते हो ना सर, ठीक है। डायग्राम में है क्या? डायग्राम तो इतना सा है, डायग्राम में था क्या? ऊपर से आपको क्या दिखानी थी? ये डक्ट, यहां से दिखानी थी पेनक्रिएटिक डक्ट, और इन दोनों डक्ट के मिलने से कौन सी डक्ट बन रही थी? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, जो एक एम्पुला में खुलती है। ये डायग्राम मैं आगे बनाने वाला हूं लिवर के अंदर, इसलिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि लिवर में बनाता हूं सारे डायग्राम को मैं, क्योंकि लिवर में भी डक्ट सिस्टम को समझाना होता है। कहां खुल रही है ये? ड्यूडेनम में। ये डायग्राम मैं यहां नहीं बनाऊंगा, ये लिवर में। कोई यहां बना देता है, कोई लिवर में बना देता है, मैं लिवर में बनाता हूं अक्सर कर इस डायग्राम को। ये डायग्राम आ गया, ठीक है। ऊपर जाओगे तो यहां क्या देखने को मिलेगी? गॉल ब्लैडर, और यहां ऊपर जाओगे तो लिवर की तो डक्ट देखने को मिलेंगी। मतलब क्या है इस डायग्राम के अंदर? अगर पेनक्रियास की बात करते हैं तो ये पेनक्रियास हो गया, पर आप बिल्कुल पता है, बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग वाले बन चुके हो। और जो बच्चे स्पून फीडिंग पे डिपेंड रहेंगे ना, वो कभी बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं कर पाएंगे। और मेरी एक ही ख्वाहिश होती है, मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाएं, इंडिपेंडेंट, उनको स्पून फीडिंग की जरूरत ना पड़े। चलो खैर कोई नहीं, मुझे फीडबैक ईडबैक का चक्कर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ये पड़ता है कि मेरे बच्चे सिलेक्शन लें, साथ साथ में इंडिया के वो हर जगह बेस्ट परफॉर्म करें, चाहे वो जगह कोई भी हो, कोई भी जगह हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ये तो एक मेन डक्ट हो गई। इसके अलावा सेपरेट एक डक्ट और आप दिखा सकते हो यहां पर, ये यहां से यहां खुल रही है, ये इस तरीके से दिखा दो। इसके आसपास जो सेल्स होंगे इनको अलग दिखा दो, अलग टाइप से, ये सेल्स अलग हैं, जो एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड को इसके अंदर रिलीज करेंगे, ये पोर्शन अलग हो गया। जबकि यहां जो सेल्स दिखाओगे वो अलग टाइप के सेल्स दिखाओ यहां पर, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये सब ऐसे नहीं है, पूरे पेनक्रियास में इस तरीके से भरे पड़े होंगे, ऐसे नहीं, पूरे ही पेनक्रियास में भरे पड़े हैं, जो एल्कलाइन, सॉरी, जो पेनक्रेटिक जूस को बनाने का काम करते हैं और इसमें डालने का काम करते हैं। इसके बीच में आप क्या दिखा सकते हो? इसके बीच में आप दिखा सकते हो यहां पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीच में पड़े हुए हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। ये क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये अपने सीक्रेशन को ब्लड में रिलीज करते हैं, अपने सीक्रेशन को ब्लड में रिलीज करते हैं, पता कुछ है? ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब तुम्हें ऐसा बनाना है तो ऐसा बना लो, वैसा बनाना है तो वैसा बना लो, ठीक है, हर चीज मैंने बता दी है। पर यह है कि थोड़ा सा बस इंडिपेंडेंट बनो और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस डायग्राम को मैं आगे भी बना दूंगा, आपकी इच्छा थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस की, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास। क्या? आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास का कैसा पार्ट है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एंडोक्राइन पार्ट। डायग्रामेटिकली समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वो आपके लिए बेहतरीन है नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। एनसीईआरटी की उन लाइन को एक्सप्लेन करूंगा जो आप समझ नहीं पाते।
सब ब्लड वेसल्स हैं, सब ब्लड वेसल्स हैं, सब ब्लड वेसल्स हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां तो एक तो व्हाइट कलर से दिखा दो, सब अल्फा सेल्स हैं, ऑल आर अल्फा सेल्स, ऑल आर अल्फा सेल्स। जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, सारी सारी अल्फा सेल्स हैं। बीटा सेल्स भी आप रिप्रेजेंट करो यहां पर, इसके लिए अलग कलर ले लो, आप येलो कलर ले लो। बीटा सेल्स जो इनसाइड दिखाओगे ना, ये बीटा सेल्स हैं, राउंड राउंड बीटा सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स से बिल्कुल अटैच्ड है। अच्छा, इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, इन दोनों के मिड में ही, बीच में ही आप कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स और दिखाओ। एक्चुअल में ये डेल्टा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स, तो 3 टाइप के सेल्स आपको नजर आएंगे यहां पर, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो अब इसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंडोक्राइन पार्ट को। दिस इज अ अल्फा सेल। जो येलो कलर से दिखा रहे हो इसको क्या दिखाओगे आप? बीटा सेल्स। जो पिंक कलर के दिखा रहे हो आप, डेल्टा सेल्स। जो रेड रेड दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और डायग्राम किसका है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लिख दो। ये कौन सी सेल्स हैं? अल्फा, अल्फा सेल्स। ये एंडोक्राइन पार्ट का, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट है, पहले यहां करा दिया मैंने, वहां नहीं कराएंगे। ये क्या है? बीटा सेल्स। ये क्या है? डेल्टा सेल्स। तो आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस की अगर मैं बात करता हूं तो इनके अंदर ध्यान रखने 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा सेल्स की बात करता हूं तो अल्फा सेल्स क्या काम करते हैं? अल्फा सेल्स देखो, ये रिलीज करते हैं ग्लूकैगॉन। जो क्या है? एक हार्मोन है, ग्लूकैगॉन हार्मोन। अगर हम बीटा सेल की बात करते हैं, क्या रिलीज करते हैं? रिलीज इंसुलिन हार्मोन। और अगर डेल्टा सेल की बात करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? ये एक अलग हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन। समझाता हूं मैं। इट इज ऑल्सो हार्मोन। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेटा 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। इनके हार्मोन आपको पता होने चाहिए, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना दे रखा है। फिर इसका डिटेल एनसीईआरटी ने एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है हार्मोन वाला, उसमें इसके फंक्शन दे रखे हैं, पर मैं एक साथ एक ही बार कराऊंगा जिससे एकदम कंसेप्ट जनरेट हो जाए। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि अल्फा सेल जो रिलीज करते हैं ग्लूकैगॉन हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये ग्लूकैगॉन हार्मोन इंक्रीज करता है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जबकि अगर मैं इंसुलिन की बात करता हूं तो ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने को क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। और कम होने को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा,
हाइपो मतलब कम, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ भी सकता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट भी सकता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। ठीक है, हाइपर कब होगा, हाइपर कब होगा, जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जब सामने शेर होगा, आपको दौड़ लगाना होगा, उस समय ग्लूकागॉन निकलेगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराएगा। क्या, कैसे कराएगा? ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में। आप समझ रहे हो? तो ब्रेक डाउन ऑफ, ये क्या कराएगा? हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा, कैसे होगा? आप बोलोगे इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, एक तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आप लाइसिस कर रहे हो, ग्लाइकोजन की लाइसिस कर रहे हो, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का, ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का, तभी तो ग्लूकोज बनेगा। एक एक चीज समझनी है आपको, बहुत टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहा हूं, ठीक है, बहुत वो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं जो टोटली हिडन होते हैं। तो अगर मैं अल्फा सेल की बात करता हूं, क्या करते हैं? ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये करता क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है। कैसे करेगा हाइपरग्लाइसीमिया? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं कि बीटा सेल क्या काम करते हैं? ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये कम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कैसे कम करता है? मतलब हाइपोग्लाइसीमिया करता है। कैसे करता है हाइपोग्लाइसीमिया? समझाता हूं, समझाता हूं, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर कहां कहां होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर दो जगह होते हैं। कहां कहां होते हैं? हमारी बॉडी में इंसुलिन के रिसेप्टर दो जगह होते हैं, एक तो स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर, और एक जिगर मतलब लिवर के अंदर, हेपेटोसाइट के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, यानी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन निकलेगा, तो ये इंसुलिन कहां बाइंड करेगा? स्केलेटल मसल्स के रिसेप्टर के ऊपर और हेपेटोसाइट के रिसेप्टर के ऊपर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। ये जो सेल दिखा रहा हूं ना, ये सेल क्या हो सकती है? ये स्केलेटल मसल्स हो सकती है, या और ना लिख करके, एंड हेपेटोसाइट हो सकती है, हेपेटोसाइट्स, कुछ भी हो सकती है। लिवर की सेल को हेपेटोसाइट्स बोल सकते हैं। इन सेल के बाहर कौन है? ये हैं ब्लड वेसल्स, ये हैं ब्लड वेसल्स। यार हर कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, हर कंसेप्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं, हर चीज को बहुत कंसेप्चुअल लेकर के, जिंदगी में भूलो ही ना आप, रट्टाफिकेशन बायोलॉजी में होना ही नहीं चाहिए। ये होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर? इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो इंसुलिन के रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स के ऊपर हो सकते हैं या हेपेटोसाइट्स के ऊपर। मान लो आपने फूड इंटेक किया, खाना खाया, तो इससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। खाना खाने के बाद आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसको कम करना है, ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि ग्लूकोज
वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती, ठीक है। ये हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तुरंत ही जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। जब बढ़ेगा तो ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करेगा, ये इंसुलिन ब्लड में एंटर करेगा। इंसुलिन को अलग कलर से दिखा दो, ये इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन ये ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचेगा, जहां जहां हेपेटोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स होंगे उनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होंगे, ये इंसुलिन आएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर गया, बाइंड करते ही सीधा सिग्नल अंदर जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है। न्यूक्लियस तुरंत ही क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा GLUT4। बायोमोलिक्यूल में लगभग हर साल क्वेश्चन आया है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस बॉक्स से, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं। फिर से देखना, बायोमोलिक्यूल में बॉक्स में GLUT4 प्रोटीन दे रखी है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया हुआ है। ये GLUT4 प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन जाएगी इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी, मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाएगी। ये GLUT4 प्रोटीन आ गई हेपेटोसाइट्स या स्केलेटल मसल्स के अंदर। इस प्रोटीन के बाइंड होते ही अब ये सेल ग्लूकोज के लिए क्या हो गई, परमिएबल। जो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पा रहा था अब वो ग्लूकोज अंदर आना चालू हो जाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, यानी GLUT4 प्रोटीन की हेल्प से ये मैकेनिज्म होगी, समझ रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम हो रहा है, पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, यानी बायोमोलिक्यूल वाला कंसेप्ट भी यहां मैंने बता दिया, हर चीज को कोरिलेट कर रहा हूं। कोरिलेशन डायरेक्ट पढ़ के कंसेप्ट नहीं जनरेट होते, पूरा एकदम कंसेप्ट तब जनरेट होता है, पूरी बायो आपको कंसेप्चुअल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो मैं आगे भी समझाऊंगा जब बायोमोलिक्यूल कराऊंगा। तो जैसे समझो आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तुरंत ही पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ब्लड में आकर के अपने रिसेप्टर कहां होते हैं इंसुलिन के, दो जगह, एक तो स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं और दूसरे हेपेटोसाइट में। तभी तो आपने सुना होगा आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज जो बच्चों को हो रही है, नहीं तो बड़े बूढ़े लोगों को होती थी। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन के ना निकलने की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन तो निकल रहा है पर इंसुलिन के जो रिसेप्टर है ना ये डीजनरेट कर रहे हैं या इनका नंबर कम हो रहा है। तो सोचो इंसुलिन तो है पर रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर नहीं है तो GLUT4 प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज। तो आज की डेट में डायबिटीज बच्चों को हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, इंडोर गेम इन्हीं पर लगे रहते हैं, जिससे उनकी मसल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से ये रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर प्रॉपर जनरेट नहीं हो पा रहे, नंबर इनका कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हेपेटोसाइट पर इतने रिसेप्टर नहीं होते जितने स्केलेटल मसल्स के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज के शिकार बन रहे हैं बच्चे, आप समझ रहे हो। तो टाइप 2 डायबिटीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज बच्चों को हो रही है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, समझ रहे हो, क्योंकि ये ओल्ड एज पर होती थी। क्योंकि ओल्ड एज पर जब मसल्स का डीजनरेशन होता है, ओल्ड एज पर जब मसल्स का डीजनरेशन होता है तब जाकर के रिसेप्टर कम होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। पर न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, इन सब पर लगे हुए हैं, गेम्स पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आउटडोर गेम उन्होंने जाने ही बंद कर दिए हैं। तो धीरे धीरे बॉडी के मसल्स का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से रिसेप्टर के नंबर में भी कमी आ रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन तो निकल रहा है पर वो बाइंड नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो। चाबी तो है पर ताला नहीं है, लगेगा कैसे, ठीक है।
इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी वो वहां देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, समझ पा रहे होगे मेरी बात, ठीक है। इसलिए बच्चों के लिए आउटडोर गेम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो खैर समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में इंसुलिन कर क्या रही है? इंसुलिन सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देती है, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देती है। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। कैसे कम करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन? तो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? हेपेटोसाइट्स एंड स्केलेटल मसल्स फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए सेल की परमेबिलिटी बढ़ा करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है इंसुलिन। बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बताई हैं, बहुत गजब बातें बताई हैं। अगर आप बाकी में मुझसे कंसेप्चुअल जुड़े हुए हो तो, ठीक है, अगर मुझसे कंसेप्चुअल जुड़े हुए हो तो तभी आनंद आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कई जगह पढ़ा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बच्चे रिपीटर हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से भी सोमैटोस्टैटिन निकलता है जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को सप्रेस करता है। सेम सोमैटोस्टैटिन यहां से भी निकलता है जो अल्फा और बीटा सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। ये क्या काम करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट रोकता है। इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स, क्योंकि ये तो अपने सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे, पर कोई रोकने वाला भी तो चाहिए। तो रोकने वाला कौन होगा? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, इनहिबिट मतलब रोकना। इनहिबिटरी हार्मोन जो किसी भी चीज के सीक्रेशन को रोकने का काम करता है वो इनहिबिटरी हार्मोन है। आई या नहीं आई? इजी, ठीक है, चलो खैर, ठीक है, एकदम क्लियर कर दिया यहां तक। ये पूरा टेबल एंडोक्राइन ग्लैंड में बनवाना था, पर एनसीईआरटी ने जिक्र यहां किया है तो मैंने यहीं करवा दिया है। अब मैं एंडोक्राइन में ये नहीं कराऊंगा, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूं, यही सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए मैंने। अब एंडोक्राइन के अंदर जब हम पढ़ाएंगे हार्मोन, ठीक है, तो वहां ये नहीं कराने वाले, यहीं करा दिए हमने, ठीक है, जिससे कि एक एक चीज कंसेप्चुअल आपके क्लियर होती जाए। तो ये चाहो तो बनाना, ये एडिशनल पॉइंट है, ये मैं बायोमोलिक्यूल में बनवाता हूं, ठीक है, तो वहां एक बार रिपीट करा दूंगा, पर GLUT4 प्रोटीन का फंक्शन बताने के लिए। पर यहां इंसुलिन भी समझा दिया, GLUT4 प्रोटीन का फंक्शन भी समझा दिया, किस तरीके से सेल की परमेबिलिटी बनती है, और टाइप 2 डायबिटीज का भी कंसेप्ट क्लियर करा दिया भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 चैप्टर का कंसेप्ट मैंने यहां ले लिया है, पर इस कंसेप्ट को यहां लेने से फायदा क्या हुआ? आपको अल्फा बीटा डेल्टा सेल का फंक्शन एकदम एग्जैक्टली ब्रेन में छप गया होगा, ठीक है, समझे? तो ये है कोरिलेशन। जो बच्चे कोरिलेशन करना जानते हैं, ठीक है, हर चीज को इंटरकनेक्ट करना जानते हैं, वही बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं, वही कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल या टाइम एंड क्लियर कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। जिन बच्चों को लगता है ना सर अभी नहीं, हम तो हार्मोन में ही पढ़ेंगे या हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, वो इन डायग्राम्स को ना ड्रॉ करें, ठीक है। जिनको लगता है सर आप पर 100% फेथ है, आप कराते जाओ, साथ चलते जा रहे हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेट होगा ब्रेन में। आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी आती है भाई, लास्ट ग्लैंड आज का टारगेट, लिवर। लिवर समझते हो? लिवर मतलब जिगर, लिवर मतलब जिगर, सुना होगा ना भाई, तेरे जिगरे में कितना दम है, वैसे बोलते ना, गधे हैं वो, ठीक है। जिगरा यहां नहीं होता, यहां कौन होता है? यहां तो हार्ट होता है, जिगरा यहां नहीं होता, ठीक है। जब भी किसी से पंगा हो तो क्या बोलोगे? ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे, तेरे जिगरे में कितना दम है। नहीं आया क्या? तेरे जिगरे में कितना दम है। जिगरा नीचे है भाई, डायफ्राम से नीचे होता है। जिगरा मतलब लिवर, आई समझ में? जिगरा मतलब लिवर, ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? आजा भाई, तेरे जिगरे में कितना दम है, ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है?
तेरे लिवर में कितना दम है। अगर तेरा लिवर पावरफुल है मतलब तू सूखी रोटी भी खाता है ना, उससे भी एनर्जी खींच लेता है। मतलब पंगा नहीं लेना, समझ में आया। यानी पावरफुल इंसान है, जिसका लिवर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो पावरफुल होगा, और जिसका लिवर जितना वीक होगा वो अंदर से उतना खोखला होगा। समझ में आई नहीं आई। तो जितने भी ड्रिंकर्स हैं बेटा, ठीक है, उनके लिवर वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रिंक में क्या होता है? एल्कोहल। भाई कौन सा एल्कोहल होगा? भाई एल्कोहल आप जानते हो, इथेनॉल। तो वो इथाइल एल्कोहल, आप समझ रहे हो, जैसी ड्रिंक करते हो तो वो इथाइल एल्कोहल लिवर में जाकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एल्कोहल और ड्रग्स एब्यूज वाले चैप्टर के अंदर। अगर आप एल्कोहल पीते हो तो एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है लिवर में, और एल्डिहाइड एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, यानी लिवर को फैटी बना देता है। अगर फैटी लिवर होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी घटेगी। आपका जिगरा कमजोर है। आप समझ रहे हो। पंगा मत लेना किसी से भी, समझ में आया। पंगा वही ले सकता है किसी से भी जो ड्रिंक ना करता हो। आप समझ रहे हो। जिसका जिगरा मजबूत हो वो पंगा ले सकता है भाई किसी से भी, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई। तो जिगरा मतलब लिवर मतलब जिगर, ठीक है। समझ में आ गया होगा जिगर। देखो कभी आपने सुना होगा मम्मा पापा बोलते हैं कि तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। अबे हार्ट के टुकड़े होते हैं क्या? तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, क्योंकि आपके जिगर यानी लिवर के दो टुकड़े होते हैं, दो लोब होते हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ठीक है। और आप समझ रहे हो क्यों आप अपने मम्मा पापा के जिगर के टुकड़े हो? पता है आपको? क्योंकि एक्चुअल में बॉडी में अगर देखा जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल लिवर प्ले करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरी बॉडी का मैनेजर है लिवर, ठीक है। इतना ही नहीं, इसमें रीजनरेशन पावर इतनी हाई होती है कि हम कभी लिवर को डोनेट नहीं करते, हम लिवर के टुकड़े को डोनेट करते हैं। एक समझ रहे हो, अगर लिवर के टुकड़े को भी आप डोनेट करोगे तो वो पूरे लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सुपर रीजनरेशन पावर। इसीलिए आप अपने मम्मा पापा के जिगर के टुकड़े हो। समझ में आया? जिसके पास रीजनरेशन पावर हाई है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। और लिवर को मजबूत, बच्चे कहते हैं सर लिवर को मजबूत कैसे किया जाए, सर अपने जिगरे को मजबूत कैसे किया जाए? कुछ भी नहीं करना है। लिवर को मजबूत करने का सिर्फ एक ही फंडा है, एक दिन फास्ट रहो, ठीक है। फास्ट का मतलब सिर्फ आप लिक्विड डाइट पर रहो, चाहे वो जूस हो या कुछ भी हो, लिक्विड, टोटली फ्रूट्स पर डिपेंड रहो, लिक्विड पर डिपेंड रहो। एक दिन अपने आप आपका जिगरा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जिगरा ही बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, लिवर ही बड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जो अपना ट्रीटमेंट खुद करता है और खुद करना जानता है। आप समझ रहे हो? उसको आपके लिए कुछ, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना, वो सब कुछ खुद कर लेता है। पर उसको करने दो, एक दिन शांत, समझ रहे हो ना, उसको रेस्ट करने दो एक दिन। तुम जो ऑयली चीजें खाते हो जिसकी वजह से वो झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है, तुम जो ड्रिंक, जो लोग, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, जो लोग ड्रिंक पीते हैं वो उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिससे वो दुखी है, परेशान है, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो लिवर को मजबूत करने के लिए उसको अकेला छोड़ दो, वो अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खुद करना जानता है, ठीक है। पर करने दो उसको, मतलब रेस्ट दो उसको। समझ में आई नहीं आई? तो समझ में आ गया? आई यार तो आग लगाओ, नहीं आई तो कुछ रिस्पॉन्स दो, यस या नो। समझ में आई? तो अब ध्यान रखना है, आप मम्मा पापा के जिगर के टुकड़े हो। जिगर क्यों बोला? समझ में आ गया। जब भी किसी से पंगा करना हो, यहां हाथ नहीं रखोगे। कहां हाथ रखोगे? कहां कहां? नीचे। तेरे जिगरे में कितना दम है, समझ में आ गया। लिवर नीचे और हार्ट ऊपर। एक गाना भी तुमने सुना होगा, कई बच्चे कहते हैं ना सर हार्ट को ही जिगर बोलते हैं, ना सर हार्ट को ही जिगर बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक गाना मैं सुना दूं, ठीक है। गाना नहीं, एक लाइन सुनाऊंगा, ठीक है। दिल जिगर नजर क्या है। तो इस गाने में टर्म बोल रहा हूं मैं, दिल जिगर और नजर क्या है, ठीक है। यानी दिल अलग टर्म यूज किया है, जिगर अलग टर्म यूज किया है, यानी हार्ट को तो जिगर नहीं बोलते। समझ में आ गया? क्योंकि हार्ट अलग होता है और लिवर अलग होता है, मींस जिगर अलग होता है। और लोब, टुकड़े लिवर के होते हैं,
हार्ट के टुकड़े नहीं होते। हाई रीजनरेशन पावर लिवर में होती है, हार्ट में नहीं होती। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों आप अपने मम्मा पापा के लिवर के टुकड़े हो। जहां भी टर्म लिवर आएगा, लिवर को हम टर्म यूज करते हैं हिपार से, हिपार, हिप्पो, हिपैटो, मतलब लिवर की बात चल रही है। इट इज अ लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जिसका बॉडी वेट, अब ऐसे पूछ सकता है कोई इंसान ड्रिंक नहीं करता, ठीक है, नॉन ड्रिंकर है, उसका लिवर का वेट क्या होगा, या ऐसे भी पूछ सकता है एक इंसान है जो बहुत ड्रिंक करता है, अच्छा खासा ड्रिंकर है, बताओ उसके लिवर का वेट क्या होगा। आपको सर ये कोई बात है, कैसे बता पाएंगे, ऐसे बता पाओगे। एक हेल्दी ह्यूमन का लिवर का वेट कितना होता है, 1.5 kg, समझ रहे हो। अगर वो ड्रिंकर की बात करेगा तो उसके लिवर का वेट 1.5 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि वो फैटी लिवर होगा। और किसी भी हेल्दी ह्यूमन की बात करते हैं तो उसके लिवर का वेट 1.5 kg होगा, क्योंकि वो हेल्दी लिवर होगा, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन का लिवर है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, लिवर की पोजीशन कहां होती है भाई, स्टमक हमारे डायफ्राम के नीचे जस्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो लिवर राइट साइड में होता है, इन एब्डोमिनल कैविटी। इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, बता चुका हूं मैं। वेट कितना होता है, 1.5 kg, ये भी समझ में आ गया। पोजीशन अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है भाई, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये ईसोफेगस थी, यहां पर लेफ्ट साइड में कौन था, स्टमक, तो राइट साइड में कौन होता है यहां पर, लिवर। ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है, ये बता चुके हैं पोजीशन हम, ठीक है। अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम। इट हैज हाई रीजनरेशन पावर, क्योंकि हम लिवर के टुकड़े को डोनेट करते हैं, कंप्लीट लिवर को नहीं करते। कवरिंग ऑफ यूनिट ऑफ लिवर, दो बात ध्यान रखना, कवरिंग ऑफ लिवर पूछे या कवरिंग ऑफ यूनिट ऑफ लिवर पूछे, दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज करोगे ग्लिसंस कैप्सूल, जो थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ग्लिसंस कैप्सूल पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है इसके लिए। इट इज अ थिन irregular fibrous connective tissue। तो ग्लिसंस कैप्सूल लिवर की यूनिट के अराउंड भी, हर एक यूनिट के अराउंड भी होता है, ये फाइब्रस टिश्यू वहां पर भी होते हैं और पूरे लिवर के अराउंड भी होते हैं, इसको ग्लिसंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ लिवर, लोब्यूल की भी कवरिंग है एंड लिवर की भी कवरिंग एक ही होती है, ग्लिसंस कैप्सूल। अब लिवर के अंदर फैगोसिटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो भक्षण कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज, कफर सेल। लिवर में कितने पार्ट होते हैं, दो, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे मानो ये लिवर का राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, दोनों आपस में लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोल देते हैं इनको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, जुड़े होते हैं इससे। कवरिंग की बात करते हैं तो पूरे लिवर के चारों तरफ भी इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसको ग्लिसंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये कवरिंग इतना ही नहीं, लीवर के अंदर अंदर देखोगे ना तो अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सेल्स नहीं बोलेंगे, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। पूरे लिवर में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लिवर, लोब्यूल्स। इनकी कवरिंग जो होती है ना,
ये भी यही होती है, ये इनके चारों तरफ भी ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। ऐसे समझो, ठीक है, इनके चारों तरफ भी ये चीजें होती हैं। तो ये क्या होगा, ग्लिसन्स कैप्सूल, यूनिट ऑफ लिवर के अराउंड भी और लिवर के अराउंड भी ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्या है, यूनिट ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं, लोब्यूल। ठीक है, अब लिवर का डक्टर सिस्टम जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से और यहां से डक्ट निकलती है, ये ऐसे और ऐसे, ये कॉमन डक्ट बनाती है, कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ मिलकर के, गॉल ब्लैडर, डायग्राम यहां फिर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं यहां बनाता हूं उसको डक्टर सिस्टम के अंदर। गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ मिलकर के फिर एक डक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट पेनक्रियास की डक्ट ऑफ विल्सन के साथ मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और ये एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये आ गया स्ट्रक्चर, फिर से वापस वही स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। चलो, गॉल ब्लैडर की अगर बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर अंदर से कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। हमने टिश्यू में भी पढ़ाया था ये वाली बात आपको, क्योंकि ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करते हैं, बाइल को कंसंट्रेटेड करते हैं, उससे एक्स्ट्रा फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके। इसके अलावा यहां पर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक तो स्फिंक्टर यहां पर होगा, एक स्फिंक्टर यहां पर होगा। समझाऊंगा अभी इसको, ये डायग्राम पहले कंप्लीट कर लें। ये आ गया पूरा डक्टर सिस्टम लिवर का। इसमें डक्टर सिस्टम पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये क्या हो गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई। ठीक है, अब कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, फिर से बोल रहा हूं, कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिलकर के, ठीक है, फिर सुनो मेरी बात, कौन कौन सी डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के एक डक्ट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट का फॉर्मेशन किस किस के मिलने से होता है, इन दोनों डक्ट के मिलने से बनती है बाइल डक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि बाइल डक्ट और लास्ट में ये कौन सी डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। यानी इन दोनों के मिलने से क्या बन रही है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बन रही है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट किस किस के मिलने से बनती है, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। ऐसी क्वेश्चन आएगा, बाइल डक्ट किस किस के मिलने से बनती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। ये किसको बनाती है, बाइल डक्ट को। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा रहा हूं, जैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही फॉर्म, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि लेफ्ट और राइट के मिलने से क्या बन रहा है, फिर इसके और इसके मिलने से क्या बन रहा है, इसके इसके मिलने से क्या बन रहा है।
और फाइनली ये ड्यूडेनम में ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, जो बाइल को क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड कर रहा है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब यहां दो स्फिंक्टर दिख रहे होंगे, एक तो ये दिख रहा है आपको, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन, क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन। भाई स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन क्या काम करेगा, देखो नॉर्मल केस में स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन तो बंद रहता है, बंद है इस समय, बंद है तो ऊपर से क्या आएगा, बाइल आएगा, ये बाइल आया, ये बाइल आ रहा है बाइल, यहां से बाइल कहां जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, ये सीधा बाइल गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होगा और यहां पर क्या होगा, बाइल कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर के ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू बाइल के मैक्सिमम फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बाइल को कंसंट्रेटेड करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है, ऐसे कंटिन्यूस में जाता जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो स्फिंक्टर खुलेगा और बाइल को कहां पास कर देगा, नीचे। तो ये कंट्रोल करता है ओनली सीक्रेशन ऑफ बाइल, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ ओनली बाइल। जबकि अगर मैं इस स्फिंक्टर की बात करता हूं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये किसके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, बस यही डायग्राम बना रहा हूं आज लास्ट। ठीक है, फिर तो बस हो ही जाएगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसके सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ बोथ। ये क्वेश्चन सारे नीट में बनने वाले हैं, ध्यान रखो। ये बाइल के सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है, बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस। क्यों, क्यों, क्योंकि यहां से तो बाइल आएगा, यहां से तो बाइल आ रहा है, दिख रहा है ना, यहां से तो बाइल आ रहा है, ये आ रहा है बाइल, बाइल भी आ रहा है, जबकि ऊपर से क्या आएगा, यहां से पैनक्रेटिक जूस आएगा, पैनक्रेटिक जूस भी यहां इकट्ठा होगा, यहां बाइल भी इकट्ठा हो रहा है, पैनक्रेटिक जूस भी इकट्ठा हो रहा है, तो यहां दोनों ही निकलेंगे, बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी दोनों के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन ओनली और ओनली बाइल जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल। जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, लिख देते हैं इसको भी, चलो ये फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, एम्पुला। भाई कहीं पर भी फूला हुआ पार्ट मिलता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला वेटर की जो ओपनिंग है विच गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी, और बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है विच गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडिन कंट्रोल ओनली सीक्रेशन ऑफ बाइल और स्फिंक्टर ऑफ ओडी कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है मैंने, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हिंदुस्तान के किसी भी ब्रांड में पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता और इससे बेहतर नहीं मिल सकता। ठीक है, बेहतर हो सकता है भाई, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, पर हाँ अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं मैं, बेस्ट विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दिखा देता हूं, आज कितना कवर करा दिया हमने। ये एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म हो गया, बस एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, इस यूनिट के बारे में, जो मैं अगले लेक्चर में लूंगा, आज नहीं। हाँ बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ये तो। ठीक है, तो ये आपका लिवर वाला पार्ट एकदम क्लियर है, इतना आप नोट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डक्टर सिस्टम, पूरे स्फिंक्टर सारे मैंने यहां क्लियर करा दिए। ठीक है, अब हम लिवर में कुछ चीजें कराएंगे, बहुत बेहतरीन चीजें। इसका पोर्टल सिस्टम क्या है, अब पोर्टल सिस्टम का डायग्राम भी कराने वाला हूं अगले लेक्चर के अंदर बेहतर तरीके से, बस। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर में लेंगे, इसको यहां नहीं।
अब ले लेते हैं एनसीईआरटी। अगला टारगेट है एनसीईआरटी की कितना कवर कर लिया हमने एनसीईआरटी से। लिवर थोड़ा सा बचा है जो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, आज इतना ही, ठीक है। कल आपका लिवर भी खत्म हो जाएगा, कल आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी खत्म हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में मैं कम से कम प्रोटीन का या 2 कोई भी फूड का डाइजेशन करा दूंगा। मतलब कल के बाद हार्डली मुझे 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे, हार्डली 1 या 2 कल के बाद, हार्डली बता रहा हूं मैं, एक पक्का, अगर खिंचा तो एक और जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा साथ में मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरी करा चुका हूं, अब जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में देखो यहां तक मैंने पूरा करा दिया था, सलाइवरी ग्लैंड मैंने करा दिए थे। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसका वेट कितना होता है 1.2 से लेकर के 1.5 ग्राम, 1.2 टू 1.5 सॉरी ग्राम बोल गया, किलोग्राम, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में दोनों वेरिएशन दे रखे हैं पर मैंने एक ही लिखा रखा है, ओनली 1.5 किलोग्राम। तो 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम ऐसे याद रख सकते हो। आगे, इन ह्यूमन इट सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, जिसके कितने लोब्स होते हैं 2 लोब्स होते हैं। हेपेटिक लोब्स आर द स्ट्रक्चरल, हाँ मैंने बता भी दिया, जो हेपेटिक लोब्स होते हैं वो क्या है बेटा, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। ये आगे का तो अभी खैर मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ये अभी आज इतना ही होगा, ठीक है। इसके अगले का जो लिवर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा कि अंदर हेपेटोसाइट का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो सारा मैं अगले लेक्चर में लूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, इसको इतना रखो दिमाग में। ये पेनक्रियाज में करा चुका हूं, पेनक्रियाज पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। द पेनक्रियाज इज द, ठीक है, कंपाउंड यानी बोथ एक्सो और एंडोक्राइन है, एलोंग, ठीक है, elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. The exocrine portion क्या रिलीज करता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंड एंडोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है, हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, 2 ही दिखा रखे हैं पर हमने आपको सारे कराते हैं, डायग्राम पूरा मैंने क्लियर करा दिया है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने किया था, कुछ ने नहीं किया होगा, ठीक है, एक बार डिस्कस कर देता हूं फटाफट में। एसर्सन रीजन है टंग इज नॉन फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल होता है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रीनम, एब्सोल्युटली राइट, यानी ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, नहीं ए इज इनकरेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, 4th ऑप्शन आ जाएगा, 4th ऑप्शन। Giving below are 2 statements. Lower surface of tongue has small projection. Lower नहीं, upper surface, जिनको पेपिले बोलते हैं, wrong. Each papilla bear taste bud, ठीक है, each papilla bears taste bud. क्या सारे के सारे पेपिले टेस्ट बर्ड को बियर करते हैं? सारे पेपिले तो नहीं करते, ठीक है, कुछ पेपिले करते हैं, कुछ पेपिले नहीं करते। फंजीफॉर्म पेपिले मैंने बताए थे, सर्कमवैलेंट पेपिले जो होते हैं ये करते हैं, फिलीफॉर्म पेपिले नहीं टेस्ट बड को बियर करते, ठीक है। ईच, तो ईच टर्म हटा दो, हाँ पेपिले बियर टेस्ट बड, ईच पेपिले, ईच कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो क्या लगाने आने वाले हो, सेकंड, ईच टर्म नहीं लगाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, लॉन्ग होती है। ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली, एंटीरियर से नीचे की साइड जा रहा है, पोस्टीरियरली किसको पियर्स करती है, डायफ्राम को, एंड लीड टू स्टमक। गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सलाइवा के अंदर क्या क्या होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। इफ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस, अगर माउथ के अंदर आप नींबू का पानी निचोड़ के पी लो तो माउथ की पीएच 6.7 से 6.8 से और कम हो जाएगी ना। कम होते ही सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच पर ये अच्छा वर्क करेगा वो, ठीक है। एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च रिड्यूस, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन 3 मत लगा देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6।
द एक्सकोरेशन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम बाय HCl इज प्रिवेंटेड बाय, एक्सकोरेशन का मतलब है हट जाना, मैंने बताया था ना, एक्सकोरेशन का मतलब है रिमूव हो जाना। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के रिमूव होने को कौन रोकता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेटाइन, ये बचाते हैं। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेटाइन, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेटाइन प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि म्यूकस तो वहां है ही, बाइकार्बोनेटाइन भी ऊपर से नीचे से मिक्स हो रहे हैं, दोनों मिलकर के इसके एक्सकोरेशन से इसको बचाते हैं। इफ द ऑक्जेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बिकम नॉन फंक्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इफेक्टेड? समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्जेंटिक सेल काम नहीं कर रहे तो ना तो HCl निकलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ना कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा। किस किस पर इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इफेक्टेड, किस पर इफेक्ट पड़ने वाला है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एल्कलाइन मीडियम, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन ड्यूटेनम में होता है, ड्यूटेनम से कोई रोल नहीं है इसका। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 पड़ेगा, क्योंकि कैस्टिल नहीं निकलेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ड्यूटेनम कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट इन ड्यूटेनम एंड स्टमक, स्टमक में फैट का डाइजेशन नहीं होता और ड्यूटेनम में इस पर इफेक्ट नहीं आएगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन आएगा, बी ओनली, थर्ड ऑप्शन। जो बच्चे थर्ड लगा के आए बिल्कुल सही। द फॉलोइंग फंक्शन आर एट्रीब्यूट टू HCl ऑफ द स्टमक एक्सेप्ट, एक नहीं फॉलो करेगा। एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन करेगा, किलिंग ऑफ इंजेस्टेड जर्म्स करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन, हाइड्रोलिसिस का काम तो एंजाइम करते हैं, HCl नहीं करता। कन्वर्टिंग फेरिक टू एब्सोल फेरस करेगा। तो हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में तोड़ना, वो तो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, HCl इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। क्रोनिक एक्लोरहाइड्रिया, अगर एक्लोरहाइड्रिया किसी को हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आज ही मैंने कराया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो ये हो गया कल का होमवर्क। ऐसे ही आज का होमवर्क फिर मैं वो आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। DPP करने वाले हो, और आज का होमवर्क जिसके अंदर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें असर्शन रीजन भी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, ये सारे के सारे आप करने वाले हो आज, जितना कर सकते हो। पैनक्रियाज वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी आप कर पाओगे। तो ये आज का होमवर्क है जो आप मुझे कल करके देने वाले हो अप टू डेट, ठीक है। समझ में आई बेटा या नहीं आई? और संडे को तो अपना सेशन है ही बेहतरीन, जिसमें तो ठीक है अच्छी तरीके से हम सभी कुछ प्रैक्टिस करा देंगे जो नीट के हिसाब से है। तो और आपने हर चैप्टर के इन सेशन को ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगता नहीं है नीट का कुछ बचेगा। यानी जो सेशन हम संडे को लेने वाले हैं, या बीच में कभी संडे के अलावा हम बीच में और भी ले सकते हैं, तो ये सेशन देख लेना, नीट का पेपर छपा हुआ मिलने वाला है आपको, ठीक है। वही बस डेटा चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, पर समझ लो डेटा भी हो सकता है, बोला है मैंने, तो डेटा भी मिलेगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट वही मिलने वाले हैं। तो वो सेशन तो आप, मैं कहूंगा कि सारे बच्चे ज्वाइन करें, जिससे कि एकदम कंसेप्चुअल हर चीज ब्रेन में सेट हो। तो मिलते हैं कल, ठीक है। कल हम इस ग्लैंड वाले पार्ट को फिनिश करके प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो थर्ड पड़ाव है इसका, ठीक है, उस पर चल पड़ेंगे और अगले लेक्चर में लगभग खत्म कर लेंगे। मतलब हार्डली 2 से 3 लेक्चर, तीसरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब हाफ, 2 लेक्चर मानो पूरे 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा तो हम थर्ड लेक्चर में लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ओके डन, मिलते हैं कल अप्रोक्सीमेटली चैप्टर का हम एंड लगभग एंड पर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।